हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो आपके लिए आपके समय के अनुसार अब हम आपसे बात करते हैं कि पीछे के क्लास में हम लोग जिक्र किए थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन। तो ये आपका जब भी पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थोड़ा लंबा थ्योरेटिकल पार्ट है, और जब भी आप इसे पढ़ें तो अच्छी तरीके से कम 2-3 बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से देखें। आपको हर एक पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आते जाएगा। क्लियर? क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर लंबा होता है तो उसे थोड़ा लंबे की तरह पढ़ना चाहिए, थोड़ा उस पर टाइम दें, और जितना टाइम आप देंगे उतना ही वो आपके लिए अच्छा बनते चला जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, एक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, इसके वर्किंग कैसे होते हैं, और लास्ट में आपने देखा था मैग्नीफिकेशन। क्लियर? तो चलिए, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपके सामने डिफाइन कर रहे हैं, आपके सामने दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें भी आपने देखा था, इसमें कितना लेंस होता है? 2 लेंस होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? इसमें 2 अभिसरित लेंस होते हैं। क्लियर? दूसरा देखें कि इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं कि इट इज यूज्ड टू सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, कि इट इज यूज्ड टू सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका उपयोग खगोलीय वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्लियर? नेचर ऑफ इमेज। तो कैसा नेचर आपको प्राप्त होता है कि दिस इज नेचर ऑफ इमेज। क्लियर? तो वर्चुअल तो होता ही है कि वर्चुअल, और क्या होगा आपका? इन्वर्टेड, एंड मैग्नीफाइड। क्लियर? तो वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, तो ये आपका हो गया काल्पनिक। इन्वर्टेड का मतलब हुआ उल्टा, और मैग्नीफाइड का मतलब हुआ आवर्धित। मतलब फाइनल इमेज का नेचर क्या होगा, फाइनल इमेज की प्रकृति क्या होगी। क्लियर? तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी मिलेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसके बाद हम लोग देखे थे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट कि आपका इमेज कहाँ बनता है। तो ये कहता है कि when image is formed at least distance of distinct vision। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। क्लियर? तो मैग्नीफिकेशन क्या निकला था? तो ये मैग्नीफिकेशन आपको निकला था -F0/FE, प्लस क्या हुआ था 1 + FE/D। यहाँ पर D क्या है आपका?
तो डी है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। इस स्थिति में अगर आपसे कोई लेंथ का बात करें कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हम लोग क्या निकाले थे कि जब वहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बना था फोकस पर, तो ये हो गया फोकस एफ ओ का मतलब फोकस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ प्लस दूसरे के लिए क्या बनता था ये ऑब्जेक्ट बन जाता था आई लेंस के लिए। तो आई लेंस के लिए वस्तु की दूरी और ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस की दूरी, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। क्लियर, बात समझ गए होंगे। नाउ देखें अब इसके नेक्स्ट टॉपिक कि व्हेन इमेज आर फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी की, जब आपका इमेज कहाँ बनता है तो इमेज इन्फिनिटी पर प्राप्त होता है। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, तो जब आपका इमेज अनंत पर प्राप्त होता है तो मैग्निफिकेशन क्या आया था -f0/fe, और उस स्थिति में लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ आपका हो जाता है f0 + fe। क्लियर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। क्लियर, जो कि आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको सहायता होगा। क्लियर, तो चलिए प्लीज राइट करें। क्लियर, चलिए रब करते हैं। ओके, तो ना देखिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, तो जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित दूरबीन। क्लियर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो वर्ड का यूज किया गया है रिफ्लेक्टिव, मतलब रिफ्लेक्शन से संबंधित बात है। और जहाँ भी रिफ्लेक्शन की बात होती है तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि यहाँ पर अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लेंस का यूज नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है, मतलब मिरर का यूज किया जाता है। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो कहता है वह टेलीस्कोप जो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। क्लियर। तो दोज टेलीस्कोप, तो ये आपका होगा those telescope which works on the principle of reflection of light is called क्या कहेंगे, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। क्लियर। कहता है वह टेलीस्कोप कि वह दूरबीन जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर, वह दूरबीन जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है उसे परावर्तित दूरबीन कहते हैं।
उसे परावर्तित दूरबीन कहते हैं। अब प्रिंसिपल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बात समझ गए होंगे। तो इसमें प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं बचता। ना देखें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। जैसे आप देखें, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लार्ज एपर्चर कहने का मतलब बहुत बड़ा एक कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्लियर। तो ये आपका क्या है, मिरर है, कॉनकेव है, तो कैसा होगा, आउटर सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। तो चलिए इस तरीके से ये आपका एक कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। बात समझ गए होंगे ना। ये यहाँ पर आपका आई पीस है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज आई पीस, जहाँ से हम देखते हैं। अब देखो कि रेज फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, कि इसे भी हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब ये डिस्टेंस स्टार से रे आएगी, तो चलिए ये यहाँ पर इन्फिनिटी से इस तरीके से आएगी और यहाँ पर इंसिडेंट होगी। चलिए इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा कि ये इस तरीके से आई, यहाँ पर इंसिडेंट हुई। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो आप ये जानते हैं कि चूंकि रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। कहाँ पर होगी, फोकस पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक सेकेंडरी मिरर का यूज़ करते हैं। ये मिरर कैसा होता है, तो ये मिरर आपका इनर पार्ट सरफेस्ड है, पॉलिश्ड है। तो इनर पार्ट सरफेस्ड है तो कैसा होगा, कॉन्वेक्स। ये कैसा मिरर है आपका, कॉन्वेक्स। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर मिलती है। इधर भी क्या होगी, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से यहाँ पर आई। क्लियर। जस्ट फोकस के पहले हम कैच करें, फिर अब क्या होगा, अब इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा अगेन रिफ्लेक्शन होगा और अगेन रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आपको इस तरीके से आई पीस पर इमेज बना देता है। ये यहाँ पर क्या है आपका आई पीस मतलब आप, क्लियर। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर इमेज बनता है। इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्लियर। तो इस तरीके से आप फिगर को ड्रॉ कर दें। क्लियर, ओके। ना देखें यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं कि ये कौन सा मिरर है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का मतलब अवतल दर्पण। और इसको अगर आप बात करें तो ये कौन सा है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण। और ये क्या है आपका कि रे फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, मतलब दूरस्थ तारे से किरण की इस तरीके से ये आपका किरण आ रही है। क्लियर। तो ये आपका हुआ कंस्ट्रक्शन। ना अगर देखें कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, तो क्या क्या लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो इसमें आपका 2 मिरर का यूज किया जाता है। 2 मिरर का यूज किया जाता है। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर, 1 कॉनकेव मिरर एंड अदर कौन सा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। कहता है द एपर्चर, द फोकस एंड एपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर इज
इज बिग। और आप अगर बात करें तो फोकस आपका अप्रॉक्स 200 इंच होता है, कि चलिए यहीं पर आप दे दें अप्रॉक्स 200 इंच। क्लियर? तो ये फोकस एंड अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर इज बिग एंड द फोकस and the focus and aperture of convex mirror is small, clear? कहता है द रे कि द रेज फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, कि द रेज फ्रॉम distant star incident on concave mirror of large aperture, कि large aperture, और ये aperture कितना होगा 200 इंच अप्रॉक्स। क्लियर? कहता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कलेक्ट्स, कि इट कलेक्ट्स एट फोकस, वेयर सेकेंडरी, कि वेयर secondary convex mirror is placed, secondary convex mirror is placed and after reflection through convex mirror, a virtual and magnified image, is formed at eyepiece, क्लियर? एट आई पीस। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप इसे राइट करें। ओके, कंप्लीट। ना देखिए हम इसमें हिंदी बोल रहे हैं आपको, तो देखिए इसमें क्या होता है। कहता है इसमें दो दर्पण होते हैं, दो मिरर होते हैं, दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। क्लियर? लिखें, थोड़ा गौर से सुने और अच्छी तरीके से ध्यान देके प्लीज राइट हिंदी। कहता है इसमें दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। कहता है द फोकस एंड अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर इज बिग। हुआ कि अवतल दर्पण का फोकस और द्वारक बड़ा होता है और उत्तल दर्पण का फोकस और द्वारक छोटा होता है। क्लियर? फिर से शुरू से एक बार बोल रहे हैं। इसमें दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस और द्वारक बड़ा होता है और उत्तल दर्पण का फोकस और द्वारक छोटा होता है। कहता है दूरस्थ स्थित तारे से प्रकाश किरण अवतल दर्पण के बड़े द्वारक पर आपतित होती है। अवतल दर्पण के बड़े द्वारक पर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह फोकस पर
फोकस पर जमा होती है, कलेक्ट होती है। कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कलेक्ट एट फोकस, परावर्तन के बाद यह फोकस पर कलेक्ट होती है, जहाँ द्वितीयक उत्तल दर्पण, जहाँ द्वितीयक उत्तल दर्पण स्थित रहता है, द्वितीयक उत्तल दर्पण स्थित रहता है, और अपवर्तन के बाद, मतलब कि उत्तल दर्पण से अपवर्तन के बाद काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब आईपीस पर प्राप्त होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। हम शुरू से एक बार और बोल दे रहे हैं कि इसमें दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। कहता है अवतल दर्पण का फोकस और द्वारक बड़ा होता है और उत्तल दर्पण का फोकस और द्वारक छोटा होता है। कहता है दूरस्थ स्थित तारे से प्रकाश किरण बड़े द्वारक के अवतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस पर कलेक्ट होती है, जहां द्वितीयक उत्तल दर्पण स्थित होता है, और पुनः उत्तल दर्पण से अपवर्तन के बाद एक काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब आईपीस पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। क्लियर? अब आप देखें कि आखिर इसका जो हम यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि क्या क्या अच्छाई है इसमें। तो कहता है इसका इमेज क्वालिटी बहुत सुंदर होता है और हाई रिसॉल्विंग पावर होता है, इसकी विभेदन क्षमता बहुत उच्च होती है। तो चलिए प्लीज पहले यहाँ तक आप राइट करें, इसको हम रब कर रहे हैं। तो ये था आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट में लिखें कि इट्स इमेज क्वालिटी इज वेरी गुड। क्लियर? कि इसके प्रतिबिंब की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसके प्रतिबिंब की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, इट्स रिसॉल्विंग पावर इज हाई, मतलब इसकी विभेदन क्षमता उच्च होती है। इट्स फ्री फ्रॉम एबरेशन, इसमें दोष नहीं होता है। एबरेशन का मतलब दोष होता है कि जैसे इमेज ब्लर हो जाना, तो दैट्स टाइप, तो इसमें दोष नहीं होता है। क्लियर? ना देखें, इट वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन, कि इसका आविष्कार न्यूटन ने किया। क्लियर? आज समझ गए कि द लार्जेस्ट, कि सबसे बड़ा। अब आप सोचेंगे कि ये कितना बड़ा है। कहता है द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज यूज्ड इन हवाई USA of aperture
ऑफ अपेर्चर 10 मीटर, ऑफ अपेर्चर 10 मीटर कि सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा परावर्तित दूरबीन, सबसे बड़ा परावर्तित दूरबीन हवाई यूएसए में लगा है, जिसका द्वारक 10 मीटर है। 10 मीटर अप्रोक्स, अगर अपने भाषा में बात करें तो 3 मंजिल की 3 स्टोरेज बिल्डिंग। तो इतना बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इतना बड़ा कॉनकेव मिरर बनाना भी एक टफ टास्क है। क्लियर, बात समझ गए? तो ये सबसे बड़ा लगा हुआ है। कहता है इन इंडिया भारत में 2.34 मीटर डायमीटर रिफ्लेक्टिंग telescope is used in Indian Institute of एस्ट्रोफिजिक्स, जो आपका बंगलौर में है, एस्ट्रोफिजिक्स में लगी है। क्लियर कि भारत में 2.34 मीटर व्यास का परावर्तित दूरबीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में लगी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में लगी है। क्लियर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में लगी है। क्लियर, तो ये था आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। क्लियर, तो ये था आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ओके, यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, अपना नोट्स तैयार करें और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। किसी भी चीज़ के लिए चिंता ना करें, वरी ना हो, सिर्फ मन लगाकर पढ़ें। क्लियर, और अपने लिए अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ नए भी हों तो उसे भी सब्सक्राइब करें। क्लियर, तो ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।